चलिए, कल एक सवाल दिया था, उस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। जिन्होंने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया था, परेशान मत होइए। जो उस दिन आए थे उनको भी कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए आप। ठीक है, अभी मैं रिवाइज भी करा दूंगा। वैसे लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ लास्ट क्लास का। मेरे पास एक स्लैब है जिसकी थिकनेस बताइए कितनी है, 4 mm, और म्यू कितना दे रखा है, 3। ये लाइट आ रही, आपसे पूछा गया इस लाइट को स्लैब को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। आराम से पढ़िए, बात को समझिए, पेपर का लेवल हम देख चुके हैं। अब रट्टाबाजी नहीं चलेगी, अब क्वेश्चन रटना, स्टेप रटना नहीं चलेगा। अब आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं की जा सकती, की जा सकती है। वैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे चीजों को समझना है। अब रट के काम नहीं चलेगा, है ना। तो थोड़ा सा अपना पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ाइए। आज से शुरू करेंगे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, धीरे धीरे क्वेश्चन के प्रति अप्रोच बदलेगी। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अब रट्टाबाजी वाली अप्रोच नहीं है ना। तो कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं है कि अपन परेशान हो जाएं। भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको फिर कहा, रोज समझाता हूं। जैसे टॉप 50,000 सीट्स है मान लो, तो वो हमेशा 50,000 बच्चों को ही फिल होगी। चाहे पेपर इससे और भी कठिन आए, तो अभी जो पहले 50,000 बच्चे हैं उनको तो सीट मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, रैंक उसी हिसाब से ही आएगी, कट ऑफ उसी हिसाब से डाउन हो जाएगी। आप चिंता नहीं करें, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, भाई अपन को तो रोज मेहनत करनी है, डेली। आइए आराम से पढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है लाइट को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, तो मैं कैसे सोचूं वो इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपने कहा आशीष सर टाइम चाहिए, तो एक तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। अगर मेरे पास डिस्टेंस और स्पीड दोनों आ जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे लाऊं, सबसे पहले देखिए, मैंने यहां खींचा नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस से कितने डिग्री पर। अब ध्यान से देखिए, ये लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है। कल हमने सीखा था, अगर कोई लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो बताइए कैसी निकल जाएगी, सीधी। ये देखिए सीधी निकल गई। अब मुझे सोच के बताइए, ये स्लैब के अंदर कितना चली। क्या ये स्लैब के अंदर 4 mm चली। आप कहोगे सर ये तो हमेशा 4 mm चलती है, आप यूं ही परेशान हो रहे हो। नहीं भाई, कल को अगर ये लाइट किसी एंगल पर आती तो रिफ्रैक्ट होती और ऐसे जाती। अब बताइए, अगर ये 4 mm है तो क्या ये 4 mm है क्या, ये आपको निकालना पड़ता। तो इस बात को ऐसा मत समझिए कि यार हर बार ही 4 mm होगा, नहीं। अच्छा, अगर नॉर्मल के अलोंग आती तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती। अब बताइए कितना चली, 4 mm। तो ऐसा रटना कि हमेशा 4 mm होगा, ये बात सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि लाइट किसके अलोंग आ रही है, नॉर्मल के अलोंग। तो बिना मुड़े कैसी चली जाएगी, सीधी। तो चलिए डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस बताइए कितनी आ गई, 4 mm। कभी भी काम मिलीमीटर में नहीं करना, मिलीमीटर को हटाओगे तो 10⁻⁻। डिस्टेंस आ गया गुरुजी। अब क्या चाहिए, स्पीड। सर स्पीड, क्या मीडियम में जाने के बाद स्पीड बदल जाती है, तो कैसे निकालेंगे, म्यू बराबर सी बाय वी। म्यू कितना, 3, सी रटा हुआ है, 3 × 10⁸। 3 से 3 कट गया, वी 10⁸ मीटर पर। तो वी आ गया, स्पीड भी आ गई, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मुझसे क्या पूछा है, टाइम। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आजा इधर आजा,
डिस्टेंस, वहां देख पीछे जाके, डिस्टेंस 4 इंटू 10⁻³ स्पीड 10⁸, 8 ऊपर जाएगा, -8 और -3 माइनस, देख लीजिए, जिन्होंने नहीं करा सॉल्व कर लीजिए। टाइम कितना आएगा? 4 इंटू 10⁻11 सेकेंड। क्या ये बात ओके है? देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार स्नेल लॉ वापस सिखा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर का आधार है स्नेल लॉ। इसको नोट करिए, 1 मिनट का समय लीजिए, कोई आगे पीछे हो तो बराबर आइए। जिनका पहला लेक्चर मिस है वो किसी से आसपास नोट्स देख ले, लिख ले घर जाकर। बढ़े आगे। चलिए अब जल्दी से स्नेल लॉ लगाना सीखें एक बार फिर से। स्नेल लॉ डायग्राम बनाएं और स्नेल लॉ को परफेक्ट समझें। ओहो, दरवाजा बंद कर दे तो भाई। डायग्राम बना लीजिए फटाफट फटाफट से। थोड़ा पेन तेज चलाएं। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उस समय आप भी लिखें, तभी मजा आएगा। अटेंडेंस पूरी रखें, रोज पढ़ें, पढ़ाई पे फोकस ज्यादा करें, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। देखें, सबसे पहले सारे एंगल कहां से नापे जाएंगे? ये देख नॉर्मल है, थोड़े बड़े बच्चे बनो। नीचे μ1 है, ऊपर दोनों मीडियम को जो सेपरेट करती है उसे क्या बोलते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री के जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल। एक एक बात वापस समझने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। अब देखो कैसे स्नेल लॉ लगाते हैं, सब देखो। नीचे का μ1 और नीचे का ही एंगल साइन के साथ। ये स्नेल लॉ का तरीका है। नीचे का नीचे का एंगल, ऊपर का ऊपर। बस बात खत्म। ये स्नेल लॉ है। इसी स्टाइल से इसको याद करें। नीचे का नीचे का एंगल, ऊपर का ऊपर का एंगल। सारे एंगल हमेशा कहां से नापे जाएंगे? नॉर्मल के। नोट करते जाइए फटाफट। सारे एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर होंगे। अच्छा ध्यान बताइए, रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। कलर सेम रहता है। ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अगर यहां प्रकाश येलो कलर का है तो रिफ्रैक्शन के बाद भी येलो कलर का रहेगा, उसका कलर नहीं बदलेगा, क्योंकि कलर का सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से। सही बात है। चलिए अगला एक क्वेश्चन लिखेंगे। सभी लोग बराबर आ जाएं, फटाफट थोड़ा पेन चलाएं तेज। लिखें, in the given situation calculate the, इधर बैठ, शिफ्ट। in the given situation calculate the refractive index of the medium। डायग्राम बना लीजिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अच्छा थोड़ा सा ना अप्रोच बदलिए, थॉट प्रोसेस को डेवलप करेंगे। आज नहीं 100 क्वेश्चन करते करते डेवलप होगा। पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मुझे ना रटने वाला काम नहीं करना। धीरे 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 लड़ाई लड़नी है। आज घर जाके 10 सवाल करूंगा, फिर 20 करूंगा, धीरे धीरे 100 सवाल हो जाएंगे। जिस दिन रे ऑप्टिक्स के 100 सवाल हो गए उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो परेशान मत होइए, बस ये समझिए कि यार मेहनत करनी है।
क्योंकि ऑप्टिक्स बड़ा टॉपिक है भाई। 26 से 27 लेक्चर लगते हैं रे प्लस वेव में। जरा सोचिए, 26 से 27 लेक्चर का कंटेंट है और 4 से 5 सवाल आते हैं। इस साल भी 4 क्वेश्चन आए। बड़ा टॉपिक है, डरावना टॉपिक है बच्चों के लिए, तो अपन को मेहनत करनी जरूरी है। तो ऊपर एयर है, नीचे डेंसर है, लाइट आई, ये इंसिडेंट रे है। तो उसने कहा रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, दो अलग अलग रे हैं, एक है रिफ्लेक्टेड और एक है रिफ्रैक्टेड। तो लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे बाउंड्री पर इंसिडेंट हुई और उसके दो पार्ट हो गए, कुछ एनर्जी टकरा के वापस लौट गई, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, और जो आर पार हो जाती है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, √3। अब आराम से समझिए, इसमें 3 बातें हैं। अगर कोई 3 में से एक बात आपकी मिस है तो आपका सवाल गड़बड़ हो जाएगा। अब गिनती से देखना 3 बातें कौन सी हैं, आराम से सोचिएगा। मैं 1 बाय 1 बताता हूं, ध्यान से देखना। पहला, जितने एंगल पर लाइट आएगी उतने एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी। 10वीं कक्षा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 3 कॉन्सेप्ट हैं भाई, तीनों में से कोई एक गायब होगा, सवाल नहीं होगा। पहला चिल्लाइए, 60 डिग्री पे आएंगे तो 60 डिग्री पे जाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, माना ये एंगल है आर, कितना है? अब दूसरा कॉन्सेप्ट 10वीं कक्षा, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम। ये देखिए कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये नॉर्मल देखिए, इस पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180। चिल्लाइए, ये कितना? 60। उसके बाद ये कितना? 90। उसके बाद ये कितना? दिस शुड बी इक्वल टू, तो 150 प्लस आर बराबर 180, आर बराबर 180 माइनस 150। दूसरा कॉन्सेप्ट। और तीसरा कॉन्सेप्ट, अब क्या लगा दो? स्नेल्स लॉ। कैसे लगाएंगे? ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, ऊपर का म्यू चिल्लाओ, एयर है 1, ऊपर का एंगल चिल्लाओ साइन 60, नीचे का म्यू नहीं पता, नीचे का एंगल साइन आर, आर कितना? खत्म। 3 कॉन्सेप्ट पे दिमाग पे हथौड़ा मारिए। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने पे आओगे उतने पे जाओगे। दूसरा, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180। और तीसरा, स्नेल लॉ। अब बताइए, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2 से 2 रवाना, म्यू। छोटा सवाल है पर पेपर में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए अच्छे से आना चाहिए। तीनों कॉन्सेप्ट को आराम से समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4-5 लेक्चर में एडजस्ट होइए, चीजें समझिए, फ्लो बनाइए,
मॉड्यूल मिलेगा होमवर्क में, डीपीपी मिलेगी। धीरे धीरे 5 से 6 दिन में एक मोमेंटम में आ जाएंगे। देख लें, थोड़ा सा तेज हैबिट डालिए लिखने की। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो उस समय आप भी बोर्ड पे लिखिए। बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, साथ साथ लिखें। जितना जल्दी लिख सकते हैं उतना ध्यान रखें। बढ़ूं आगे? चलिए हैंग डालते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। डायग्राम बना लीजिए। एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस T है, मीडियम म्यू है, ऊपर नीचे एयर है, ये लाइट इंसिडेंट हुई आई पर। बनाते समय चीजों को बोलते जाइए। ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस T है, उसका मीडियम म्यू है। वो तो फर्स्ट बेंच पे हुआ। लाइट इंसिडेंट हुई कितने एंगल पर? आई। अब लाइट के साथ चलो, जैसा लाइट कर रही है वैसा सोचो। क्या? कि देखो सर अभी वो एयर में है, अब वो किस में जाएगी? ग्लास में। फिनोमिना बोलो। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है, अपने पाथ से बेंड हो जाती है। ये बेंड हो गई टक। अब बताइए ये एंगल आई होगा या बदल जाएगा? माना कितना एंगल? आर। अब जल्दी से बोर्ड पे देखें और इसी पॉइंट पर एक बार स्नेल लॉ ठोक दें। इसी पॉइंट पर बोलिए, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल। इसी पॉइंट पर स्नेल लॉ ठोक दिया। अब ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। क्या यहां से लाइट सीधी निकल जाएगी क्या? वापस से क्या खींचा? नॉर्मल। फिर क्या होगी? ग्लास से एयर में बेंड हो जाएगी। ध्यान से देखना, ये आर है तो क्या ये भी आर होगा? इसका नियम है 10वीं कक्षा 8वीं कक्षा, ऑल्टरनेट एंगल। ये आर है तो ये भी, पर ये आर नहीं होगा क्योंकि यहां पे तो क्या हो गया है? रिफ्रैक्शन। माना ये एंगल ई है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। चलिए अब इस पॉइंट पे स्नेल लॉ ठोकिए। बोलिए, ऊपर का म्यू म्यू, ऊपर का एंगल साइन आर, बाहर का म्यू 1, बाहर का एंगल साइन। कितनी जगह स्नेल लॉ लगाया? 2 जगह। अब आराम से देखना, आंखें खोलना, नींद खोलना। दोनों इक्वेशन के आरएचएस बराबर हैं। दोनों इक्वेशन के आरएचएस बराबर हैं तो एलएचएस भी, तो एलएचएस को इक्वेट कर दो। बोलो एलएचएस, 1 साइन आई इक्वल टू 1 साइन ई। 1 से 1 रवाना, साइन से साइन रवाना, आई बराबर। इसका मतलब जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पर इमर्ज होती है। इसका मतलब ग्लास स्लैब कभी भी लाइट को बेंड, अगर आप 30 डिग्री पर आओगे तो फाइनली 30 डिग्री पर ही। आप खुद देख लीजिए आई बराबर क्या आ रहा है? व्हाट इज आई? बोलिए आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट।
मुंह खोलिए, व्हाट इज ई? एंगल ऑफ इमर्जेंस। और आई और ई दोनों। अब इतनी नाटकबाजी की जरूरत नहीं है, इतनी नाटकबाजी क्यों करें? तो फिर गुप्ता जी करें क्या? अगर नाटकबाजी नहीं करें तो करें क्या? तो फिजिक्स ये कहती है, ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स ये कहती है अगर अगर सरफेसेस पैरेलल हैं, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, अगर सरफेसेस, तो कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। सीधा ऊपर और सीधा डायरेक्ट, डायरेक्ट लगेगा। चलिए चिल्लाइए, ऊपर का 1, ऊपर का एंगल, नीचे का एंगल, बीच की जरूरत ही, बशर्ते सरफेसेस मस्ट बी, बार बार बोल लीजिए, अगर बाउंड्रीज पैरेलल हैं, अगर इंटरफेस पैरेलल हैं, तो कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ को लगाया जा सकता है। देख वही आंसर आ रहा है, 1 से 1 हटा, साइन आई बराबर, साइन ने साइन को रवाना किया, बशर्ते बशर्ते सरफेसेस मस्ट बी, शुड नहीं, मस्ट। शुड और मस्ट में अंतर होता है, एक होता है शुड और एक होता है, कोई अंतर बताएगा? जैसे शुड में तो क्या होता है, करना चाहिए, मस्ट में होता है करना पड़ेगा, नहीं तो डंडे पड़ेंगे, ये होता है मस्ट। बचपन में लिखा हुआ था माता पिता के पैर छूने चाहिए, शुड लिखा हुआ था, कभी छुए ही नहीं। अगर सही होता मस्ट होता, जिस दिन नहीं छुएगा ना चांटे पड़ेंगे 4, तो तब से तू सीख जाता नर्सरी से ही। वहां लिखा हुआ था यू शुड, शुड तो शुड में तो काम चलता रहा, और वहां लिखा रहता मस्ट, माता पिता के सुबह उठ के पैर छूने हैं, और नहीं है तो उस दिन 4 डंडे हैं। भाई तेरे नर्सरी से आदत पड़ जाती कि सुबह उठ गई माँ बाप के पहले क्या छूने हैं, पैर छूने। वहां उन्होंने मस्ट नहीं लिखा, क्या लिख दिया, शुड में तो काम चल रहा है, मजे चल रहे हैं। तो ये शुड और मस्ट में अंतर है, मस्ट मतलब करना ही है, कोई विकल्प नहीं है। याद रखिए सरफेसेस मस्ट बी पैरेलल। तो अगर सरफेसेस पैरेलल हैं बेटा, तो आप स्नेल लॉ कहीं से भी कहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, उसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। वो क्या होता है वो भी सीखते हैं। हाँ जी, 2 स्लैब क्यों, अभी तो मैं 6 लगाऊंगा अगले सवाल में, 50 भी लगा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। म्यू सबका अलग अलग हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक कंडीशन है, सरफेसेस क्या होनी चाहिए। अभी एक प्रश्न करेंगे तो पता चल जाएगा। 2 क्यों, 50 लगाओ, बिल्कुल लग सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ऊपर नीचे का मीडियम अलग होगा तब हमेशा आई और ई बराबर नहीं होंगे, पर स्नेल लॉ तो वैलिड है। नीचे लिखें, ये जरूर लिख लें, अगर सरफेसेस क्या हो पैरेलल, तो हमें नाटकबाजी की जरूरत, हम कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ को लगा सकते हैं। बोलिए क्या ये बात ओके है क्या? चलिए एक इसी में आगे बढ़ते हैं। मैं तो इसी डायग्राम में एक बार काटा कूटा कर रहा हूं, फिर वापस बताऊंगा। अगर स्लैब नहीं होती, वापस सुनिए, अगर स्लैब नहीं होती तो ये लाइट सीधी जाती, ये लाइट सीधी जाती, ये अपने सीधे पाथ से इतनी शिफ्ट हो गई है, डेविएट नहीं हुई है। क्योंकि अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। बात को समझिए, बेंड नहीं हुई है, क्योंकि 30 पर आई और 30 पर ही, तो बेंड नहीं हुई है, केवल क्या हुई है, शिफ्ट। और ये वाली जो दूरी होती है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ये जो दूरी होती है, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट।
क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट। मैं एक बार चित्र और बनाता हूं जिससे आपको फील आएगी। ये सीधा सवाल जेई मेन में पूछा जा चुका है, फॉर्मूला भी और न्यूमेरिकल भी। आइए एक बार फिर से फील करते हैं, आप भी नए चित्र में देखना। बोलिए कौन है ये? ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस क्या है? टी। टी टाइम नहीं है, टी क्या है? कोशिश करेंगे, धीरे धीरे बढ़िया होता जाएगा। स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है, ये नॉर्मल खींचा, ये लाइट आई टक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एरो बनाइए, बिना तीर के निशान के सब बेकार है। फिर ये लाइट क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। फिर नॉर्मल खींचा, फिर क्या हो गई? रिफ्रैक्ट। ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों, देख मैंने आई आई कर दिए, पहले लिखूं ई फिर आई बराबर ई लिखूं, फायदा क्या? ऊपर और नीचे का एंगल सेम। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। अगर स्लैब नहीं होती, अगर स्लैब, तो एजी सर ये लाइट कैसी जाती? बिल्कुल सीधी। अब ये पैरेलल क्या हो गई? शिफ्ट। ये वाली जो दूरी है इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ध्यान दीजिए, बेंड नहीं हुई है, शिफ्ट हुई है। क्योंकि ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल, मेरा आप चलने का स्टाइल देखना, आपको समझ में आएगा। मैं जा रहा हूं कंप्यूटर की तरफ, देखिए मैं लाइट रे हूं, ये मैं सीधा जा रहा हूं। अब मैं इधर चला गया, क्या मैं बेंड हुआ? क्या सिर्फ क्या हुआ हूं? शिफ्ट। बेंडिंग तो अलग होती है, मैं ऐसे जा रहा था अब ऐसे हो गया, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग। ये बेंडिंग नहीं है, क्या है? शिफ्ट। अब एक बार और देखिएगा, आपको फील आएगी। मैं लाइट रे हूं, मैं सामने दीवार की तरफ जा रहा हूं, ये देखिए। अब बताइए क्या बेंड हुआ हूं या शिफ्ट हुआ हूं? शिफ्ट हुआ हूं, मैं अपने पाथ से मुड़ा नहीं हूं, देख लीजिए। एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो बताइए इस लेटरल शिफ्ट, इसका सिंबल है ट्राइंगल, इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। वैसे नीट में तो कभी सवाल नहीं आया, पर जेई मेन में आया हुआ है, इसका सूत्र याद होना चाहिए, टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस आर। टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस आर। एक एक चीज को चिल्ला लीजिए। टी कौन? थिकनेस। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर, आर निकाल सकते हो, यहां पे स्नेल लॉ ठोक दो। स्नेल लॉ से तो ऐसी दोस्ती कर लो, ऊपर का म्यू 1, ऊपर का एंगल आई, नीचे का म्यू म्यू, नीचे का एंगल, यहां से तुरंत क्या निकल के आ जाएगा? आर। बनाइए, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। ध्यान दीजिए, बेंड नहीं हुआ है, शिफ्ट हुआ है। अगर स्लैब नहीं होती तो लाइट बिल्कुल सीधी जाती, तो अपने पाथ से जितना शिफ्ट हो गई है, दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, जिसका सिंबल है डेल्टा। क्लियर है? संडे को 4 घंटे पढ़ाऊंगा फिजिक्स, क्लास होगी 4 घंटे केवल फिजिक्स पढ़ाएंगे, रे ऑप्टिक्स। अभी मेहनत करनी जरूरी है, जनवरी फरवरी में पढ़े उससे फायदा क्या? अभी जितना खींच लोगे उतना फायदा है। आराम से आएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट करके आएंगे और पढ़ाई करेंगे। अक्टूबर नवंबर में 12 घंटे पढ़ने से तो बेहतर है अभी से स्पीड मेंटेन करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें, होमवर्क करें, चीजें बढ़िया होती जाएंगी। इस साल क्या आप ज्यादा अच्छा पढ़ाओगे? आंसर है हाँ। कारण क्या है? अभी तक तो दूसरों के लिए पढ़ाते थे,
अब खुद के लिए पढ़ा रहे हैं, आप समझिए बात को, खुद का इंस्टीट्यूट है। अब भाई साहब रिजल्ट देना बहुत जरूरी है, तो अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर समाज में टिकेंगे कैसे? इसलिए इस साल तो इतनी मेहनत करेंगे ताकि अगले 2 साल 3 साल में सिस्टम बहुत अच्छा से एस्टेब्लिश हो जाए। तो आप इस बात को समझिए कि पूरी टीम इतनी जबरदस्त मेहनत करेगी, क्योंकि जितना प्रेशर आप पे उससे कहीं ज्यादा तो हम पर है यार, हमें तो सिस्टम को सेट करना है। इसलिए बहुत जबरदस्त मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से आप भी करिए और दौड़िए जल्दी से जल्दी। क्या आगे बढ़े क्या? लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बोल लो, टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस आर। टी कौन है? थिकनेस। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो क्या बात ओके है? चलिए एक प्रश्न करेंगे, जल्दी से, कोई पीछे रह गया तो आओ। थोड़ा तेज लिखना शुरू करो, थोड़ा धमाधम लिखो, धीरे धीरे मत लिखो। लिखें क्वेश्चन। कल से बैग में ऑप्टिक्स का मॉड्यूल लेकर आए, मिला ही नहीं क्या? मिल गया होगा यार, चलो कोई बात नहीं। जिनको मिल गया उन्होंने कौन सा पढ़ लिया, कोई बात नहीं, दिलवा देंगे। अब दिखने में इतने सारे मीडियम हैं, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि सारी सरफेसेस पैरेलल हैं। मुझे इनसे, इनसे, इससे, इससे कोई मतलब ही, सीधा। जिसमें दे रखा है और जिसमें चाहिए, बताओ दे किसमें रखा है? 1 में। चाहिए किसमें? √2 में। भले ही आप लाइट का पाथ बना लीजिए, पर कोई मतलब नहीं है, ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे, कोई टेंशन नहीं है। अपन को तो किसमें चाहिए? √2 में। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक बात याद रखिए, अगर सरफेसेस पैरेलल है, सही सेंटेंस बोलिए, अगर सरफेसेस, तो हम कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब बताइए, सबसे ऊपर 1, सबसे ऊपर का एंगल 45, सीधा √2। आशीष सर √2 में ही क्यों आए? क्योंकि √2 का ही पूछा है, बाकी से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। और वहां का एंगल R, ये मुझे नहीं पता। खत्म, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन 45 1/√2, साइन R, √2 को नीचे भेज दीजिए, √2 खत्म। बस सीधा ये पता होना चाहिए, इफ द सरफेसेस आर पैरेलल, अगर सभी सरफेसेस पैरेलल है
तो हम कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ को लगा सकते हैं। ये बात एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए। सर बाकी के म्यू का, इन म्यू का प्रश्न के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। इन म्यू का प्रश्न के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। बोलिए क्या आगे बढ़े? चलिए साहब जल्दी आइए, फटाफट फटाफट। अगला अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक बातें समझिए। हेडिंग डालिए एपरेंट डेप्थ। हेडिंग डालिए एपरेंट डेप्थ। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो टॉपिक शुरू होगा ये 2 दिन चलेगा। एपरेंट डेप्थ होता क्या है, पहले तो मैं आपको बेसिक समझाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। आप घर जाके भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। पानी के गिलास में एक कॉइन डाल दीजिए। जब आप कॉइन को बाहर से देखेंगे तो आपको कॉइन थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, या आप भरे हुए ग्लास को ही देख लीजिए, आपको लगेगा अरे यार इसका बॉटम तो यही है, परंतु इसका बॉटम तो नीचे है। आप खुद ऐसे देखेंगे तो आपको इसका बॉटम कहाँ दिखाई दे रहा है? ऊपर। घर जाके आप चेक करके देख सकते हैं। स्विमिंग पूल भरा हुआ होता है तो हम बाहर से देखते हैं, अरे लगता है अरे ये तो बहुत कम गहरा है, पर जब नीचे उतरेंगे तो उसकी गहराई ज्यादा है। तभी तो टॉपिक का नाम है एपरेंट डेप्थ। नहीं तो लौकी, गाजर, टमाटर, अदरक कुछ भी लिख सकते थे। भाई सोच समझ के तो लिखा होगा। एपरेंट मतलब जितनी उसकी वास्तविक गहराई है उतनी दिखाई नहीं देती। दैट्स व्हाई द टॉपिक इज एपरेंट डेप्थ। जितना बॉटम है वहां बॉटम दिखाई नहीं देगा। कहां दिखाई देगा? ऊपर। जो कॉइन बीकर के टैंक के बॉटम में है वो दिखाई कहां देता है? ऊपर। एंड दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। क्या होता है पहले मैं आपको फिजिक्स समझाता हूं जिससे आपको फील आए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल करिएगा। आराम से तसल्ली से देखिए ऐसा क्यों होता है वो भी देखिए, और एकदम रिलैक्स होके चीजों को एंजॉय करिए, मजा आएगा। ऊपर एयर है, ये पानी भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और माना यहां एक कॉइन है। तसल्ली से देखिए ये है कॉइन, ठीक बात है। कॉइन से लाइट रे निकल रही है एक टक, क्या होगी? क्या सीधी जाएगी? क्या कैसी होगी? रिफ्रैक्ट। ये देखिए सीधी नहीं गई, देखो बेंड हो गई। क्यों बेंड हुई? कारण बताइए। क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। छोटी छोटी बातों को फोकस करिए कि देखिए सर ये कॉइन है, कॉइन से लाइट रे निकल रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड हो गई। मेरी आंख यहां है, तो बताइए बताइए इस आंख में जो रे जा रही है, इस आंख को लगेगा ये रे कहां से आ रही है? कहीं पीछे से। एक और बनाता हूं, ये रे निकली और ये क्या हो गई? बेंड, और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो बताइए ये क्या बनी? इमेज। किसकी इमेज? पॉइंट। अब एक शब्द आ गया कि सर ये इमेज क्या होता है? 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं इमेज। ये इमेज शब्द क्या है? तो आइए पहले इमेज को मैं आपको लेके चलता हूं कि सर टॉपिक तो आपने डाल दिया एपरेंट डेप्थ। अब पहला सवाल आता है कि सर 10वीं से पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ा, लास्ट ईयर ड्रॉप भी किया, पूरी रे ऑप्टिक्स में पढ़ा इमेज इमेज इमेज। तो इमेज होता क्या है, कैसे पता चलता है? अभी इसमें और एक कठिन बात है, सर रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल का मतलब जो दिखती होगी, वर्चुअल का मतलब है जो नहीं दिखती। ये सब बेकार की बातें हैं। आज 15-20 मिनट समझिए कि इमेज होता क्या है। तो सबसे बढ़िया परिभाषा है, इमेज का डिसीजन ना आप लोगे ना मैं लूंगा। इमेज का डिसीजन कौन लेता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड ऑब्लिक रिफ्लेक्टेड रे। थोड़ा कठिन लगेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। और सरल भाषा में
इवेंट के बाद वाली रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले आप इसको लिखिए, फिर 5-6 डायग्राम से आपको ये बढ़िया फील कराता हूं कि इमेज होता क्या है। 10th क्लास से हम पढ़ रहे हैं इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, तो उसी के अंदर लिखिए इमेज क्या है। हेडिंग वही रहेगी, एपरेंट डेप्थ। हेडिंग कुछ भी डाल दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख दो, कोई टेंशन नहीं। वहां एग्जाम में क्या ही फर्क पड़ना है कि हेडिंग क्या थी, सवाल बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मत परेशान मत हुआ कर तू कहीं भी, जो लिख ले वो बढ़िया है। तो एक बार बोलिए, इमेज का डिसीजन ना आप लोगे ना मैं लूंगा। इमेज का डिसीजन कौन लेगा भाई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड का मतलब मिरर से जो टकरा के आती है उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। पानी में जो चली जाएंगी उन्हें क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड। बढ़े आगे, चलो अब 3-4 डायग्राम बनाता हूं, सब 10वीं क्लास के, कोई हवाबाजी नहीं, सब 10वीं क्लास के। और आप देखना कि आपको फील कैसे आती है, देखते हैं, समझते जाइएगा। सबसे पहले बनाता हूं लेंस का। आज इसका डर हटाइए, यार इमेज होता क्या है। ये लेंस, ये हमने रखा ऑब्जेक्ट। 10वीं कक्षा का डायग्राम है, आराम से देखिए। ये रखा ऑब्जेक्ट, सभी को पता है ऑब्जेक्ट से क्या निकलेंगी? लाइट रे, टक टक। बताइए, जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है वो बिना मुड़े सीधी चली जाती। सर आप ये रंग क्यों बदल देते हो? रंग केवल इसलिए बदलता हूं ताकि आप समझ पाए। इन सफेद रेस का तो नाम है इंसिडेंट रेस। जब ये लेंस में से गुजर गई तो एक इवेंट हो गया, और उस इवेंट का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। इसलिए उनको डिनोट करने के लिए मैंने रंग बदल दिया। ये बताइए सीधी निकलेगी या ये भी बैंड होगी? ये भी बैंड होगी। ये देख, आराम से समझिए, कोई टेंशन नहीं। सफेद वाले का नाम इंसिडेंट रेस, ग्रीन वाले का नाम, और जहां ये कटी वहीं क्या बनी? इमेज। ये वास्तव में कटी, इसलिए इमेज इज रियल। इमेज इज रियल। तो इमेज ऐसा नहीं होता, आई होती है ना। इमेज की एक ही परिभाषा है, इमेज का डिसीजन ना आप लोगे ना मैं लूंगा। इमेज का डिसीजन कौन लेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। ये देखिए यहां कटी, इसे क्या कहेंगे? इमेज। अच्छा, और ध्यान से सुनना, और कठिन डेफिनेशन करता हूं। इफ रिफ्रैक्टेड रेज आर converging in nature, converging in nature, तो पता है इमेज हमेशा रियल होगी। फील करिए, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? ये देखिए ऐसे बैंड हो रही हैं, और सोचिए अगर ऐसी बैंड होंगी तो पक्का पक्का मिलेंगी। मिलेंगी तो इमेज कैसी? रियल। सर मैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं समझता, आप एक बार बताओ ना। ले आजा भाई, अपने क्या टेंशन है। 3 तरह की बीम होती है, आजा समझ ले और बढ़िया फील कर। ओके सर, ये देख 3 तरह की बीम है, खुद बता इनका नेचर कैसा है? पैरेलल बीम है। ये बता डाइवर्जेंट, ऐसे फैल रही हैं, इसे बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम। इसे क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम। अब खुद बता, अगर ये कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो पक्का पक्का आगे जाकर
इंटरसेक्ट होंगी, और इंटरसेक्ट होंगी तो इमेज रियल, और अगर नहीं होंगी तो वर्चुअल। क्या बात क्लियर है क्या? पहले आप लिखते जाइए, अभी 5 डायग्राम और बना के सिखाऊंगा, आराम से समझिए इमेज होता क्या है। ये पूरे रे ऑप्टिक्स में काम आएगा। बार बार दुखी होने से अच्छा है एक बार इमेज को बहुत अच्छा समझ लें। अच्छी भाषा बोलनी है तो ऐसा बोलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। सरल भाषा बोलनी है तो ऐसा बोलो, इवेंट के बाद वाली, इवेंट समझते हो, इवेंट लेंस में से गुजरना क्या है, एक इवेंट है, उस इवेंट का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन। फटाफट बनाओ, पेंसिल स्केल, अब इनके जमाने गए, छोटे बच्चे नहीं है अपन, स्केल विस्केल सब घर पे रखो, फटाफट पेन से बनाया, 10 डायग्राम काटा कूटा होंगे, अपने आप सीख जाओगे। स्केल ले रहे हो, फिर पेंसिल ले रहे हो, फिर मिटा रहे हो, फिर रबड़, रबड़ रबड़ कहाँ हो रबड़, फिर रबड़ से मिटा रहे हो। ये ऐसा टाइम पास मत करो रे, फटाफट फटाफट लिखो, जितना जल्दी लिखोगे उतना फिजिक्स बढ़िया सीख पाओगे। पढ़े? चलो, तो एक बार बोलो, इमेज का डिसीजन कौन लेगा, इवेंट के बाद वाली, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इवेंट के बाद वाली रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द बेस्ट एवर डेफिनेशन। अब और देखना मजे आएंगे। अब बनाता हूं मैं प्लेन मिरर, जिसपे आप रोज खड़े होकर अपने बाल बना के आते हो और अपनी सुंदरता देखते हो। ये आपका प्लेन मिरर, नहा धोने के बाद जो घर पे मिरर लगा रहता है वो प्लेन मिरर है। ये आप खड़े हो इसके सामने, ये कौन है, ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, टक, 1 2 3। एक यहां भी प्रश्न बनता है, सर हर मास्टर बोलता है ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, और हम में से तो कहीं नहीं निकल रही थी, मैं रोज मिरर के सामने खड़ा होता हूं, कहीं से लाइट नहीं निकल रही, और आप तो कह रहे हो मिरर के सामने खड़े और ऑब्जेक्ट से क्या निकल रही है, लाइट निकल। ये लाइट कैसे निकलती है सर, यही समझ में नहीं आ रहा। काम चल रहा है, धक्का मार गाड़ी चल रही है, होता क्या है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो किताब वाले नहीं लिखते। स्टेप नंबर 1, ये लाइट, ट्यूबलाइट, टॉर्च की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी, सनलाइट, ये पहले कहां गिर रही है, हमारे ऊपर, और हमारे ऊपर गिरने के बाद ये सभी दिशाओं में क्या हो रही है, फैल रही है, सभी दिशाओं में। हम ये सारी बनाते ही नहीं है, क्यों, हमारा तो मिरर यहां है, कल को मिरर नीचे होता तो कौन सी बनाता बताओ, ये वाली थी। आप खुद सोचिए, लाइट बंद कर दीजिए, अब बताइए क्या मिरर में इमेज बनेगी क्या, मिरर में इमेज कब बनेगी, जब रेज उसके ऊपर गिरेंगी। बात को समझें, ऐसा नहीं है मिरर में इमेज बन रही है, भाई मिरर में इमेज कब बनेगी, पहली बात इमेज बनती कब है, इवेंट के बाद वाली रेज का पॉइंट ऑफ, अच्छा इवेंट के बाद रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कब, जब रेज उस पर गिरेंगी। थोड़ा सा बात को और समझिए डिटेल में कि अच्छा ये पहले जो अपनी ट्यूबलाइट है इसकी रोशनी आपके ऊपर गिर रही है और वहां से क्या हो रही है, सभी दिशाओं में जा रही है। अब ध्यान से देखिए नियम कानून, यहां पर क्या खींचा, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, याद रखिए नॉर्मल से क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपने ऐसे कर दिया, ये गलत है सर, मैं ऐसे ही करता हूं तभी तो मेरे ये हाल है, ऐसे मत करिए, ये एंगल और ये एंगल कभी तक बराबर, सोच समझ के बनाए,
जितने एंगल पे लाइट आएगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। ये गलत है, ये गलत है। तो लगभग बराबर एंगल पे रिफ्लेक्ट कर दीजिए। ये देखिए नॉर्मल के अलोंग आएगी वापस, उसी दिशा में टकरा के चली गई। ये देखिए, अब ध्यान से देखो, मुझे चाहिए रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का कलर बताओ। येलो। ये देखिए मैं डार्क कर रहा हूं। ये रिफ्लेक्टेड रे, एक, ये दो, और ये तीन। ग्रीन वाली का रे का कलर, जो ग्रीन है वो कौन है? इंसिडेंट। येलो वाली, अब बढ़िया परिभाषा सुनो, आनंद आ जाएगा। इमेज का डिसीजन ना आप लोगे ना रिफ्लेक्टेड रे बोले तो येलो कलर, इनका पॉइंट ऑफ, अब खुद देखिए ये तो टकरा के फैल रही हैं, ये आगे जाके कभी कटेंगी ही, मतलब इमेज रियल नहीं बनेगी। अब इनको मैंने पीछे बढ़ाया, इनको मैंने पीछे बढ़ाया, अब बताइए ये क्या बनी? इमेज। और बच्चे कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज। मजे की बात है, प्लेन मिरर जिसमें हम अपनी रोज फोटो देखते हैं, कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? यस। रोज ही तो बाल बना के आते हो, तो रोज मिरर में जो अपनी इमेज देख रहे हो वो कैसी है? तो दिमाग से ये आज एक बात निकाल दो, अपने दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल का मतलब इमेजनरी, वर्चुअल का मतलब ये तो होती नहीं होगी, इसको देखा नहीं जा सकता। ये सब बेकार की बातें हैं। फिजिक्स केवल एक बात कहती है, क्या? इमेज को कौन डिफाइन करेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अगर वो डाइवर्जिंग है, आपको लिखना चाहिए इवेंट के बाद वाली रेज कैसी हैं? डाइवर्जिंग का मतलब वो कटेंगी। तो बताइए कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज। क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? रोज बचपन से, जब से आपने बाल बनाने शुरू किए, बचपन में तो माँ और पापा बनाते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आके खुद बनाने लग गए, जब से जो इमेज देख रहे हैं वो कैसी इमेज है? वर्चुअल। तो ये एम्स का प्रश्न था एक पुराने समय में, क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? आंसर है यस। लिखना चालू करिए। आंसर है यस। तो दिमाग से ये बात हटाइए कि वर्चुअल इमेज का मतलब होता है जो सपनों में है, जिसको देख नहीं सकते, जिसको दबा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्चुअल इमेज का मतलब है जो रेज हैं वो इवेंट के बाद वाली कैसी हैं? डाइवर्जिंग। इवेंट के बाद रेज अगर डाइवर्जिंग है तो इमेज वर्चुअल है। क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? आंसर है यस। अच्छा, प्लेन मिरर की एक खास बात और है जो 2 दिन बाद काम में आएगी। जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर है तो इमेज 20 सेंटीमीटर पर बनेगी। ये भी काम आएगा सवाल करते समय। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। अगर ऑब्जेक्ट आगे है तो इमेज पीछे बनेगी। बताइए क्या ये बात ओके है? आगे बढ़े।
तो भैया इमेज बोले तो इवेंट के बाद वाली रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इफ दे आर डाइवर्जिंग, खुद फील करो, अगर रटते क्यों, अगर वो डाइवर्ज हो रही हैं तो कभी भी आगे जाके मिलेंगी, इसका मतलब इमेज वर्चुअल। अगर वो कन्वर्जिंग होंगी तो आगे जाके मिलेंगी, मतलब इमेज कैसी, रियल। क्या ये बात ओके है? अब वापस आगे बढ़ता हूं, देखिए अब फिर उसी बात पे आता हूं, अब फील करिएगा, अब और मजा आएगा। ये बीकर, बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, ये बीकर के बॉटम में एक कॉइन है, कॉइन ऑब्जेक्ट है, ये कॉइन से लाइट रे निकली, 1 2 3, बताइए इनका नाम क्या है? इंसिडेंट रेज। थोड़ा डर हटाइए, क्या फिनोमिना हो गया क्या? फिनोमिना नहीं हुआ है। फिनोमिना कब होगा? जब ये पानी से कहां जाएंगी, हवा में। ये जो बाउंड्री है इसे बोलते हैं बाउंड्री, जो एयर और पानी को क्या कर रही है, सेपरेट। आज ये बाउंड्री प्लेन है, 3 दिन बाद ये बाउंड्री हो जाएगी कर्व्ड, जब हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा लेंथ। आज इसका नाम है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। थोड़ा बातों को एक अलग लेवल पे समझिए। आज सरफेस कैसी है, प्लेन, 3 दिन बाद जाके सरफेस कर्व्ड हो जाएगी, तब टॉपिक का नाम हो जाएगा लेंथ। आज सरफेस कैसी है, प्लेन। अब बताइए क्या इवेंट होगा? कैसा इवेंट होगा बताइए? कैसा? रिफ्रैक्शन। बताइए कहां से कहां जा रहे हैं? डेंसर से रेयर में, तो अवे, अवे, और ये बिल्कुल सीधी। अब खुद बताइए क्या ये मिलेंगी? इसका मतलब इमेज रियल या वर्चुअल, आगे या पीछे कटेगी? पीछे कटेगी। इसको मैंने पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, बताओ यहां क्या बनी? कॉइन की इमेज। और बताइए कैसी है? अरे सर फिर तो वर्चुअल है तो दिखेगी नहीं। ये दिमाग से कीड़ा हटा दीजिए, रियल वर्चुअल सबको देखा जा सकता है। आज प्रैक्टिकल कर लीजिए, कॉइन हल्का सा ऊपर दिखाई देता है, ये देखिए कॉइन है यहां, दिख कहां रहा है, और ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। पूछा जाता है एपरेंट डेप्थ का कारण क्या है? आंसर है रिफ्रैक्शन। आंसर क्या है? रिफ्रैक्शन। क्योंकि आपकी आंख कहां है? हवा में। कॉइन कहां है? पानी में। अगला सेंटेंस सुनोगे तो मजा आ जाएगा। अगर मैं आपको पूरा बीकर के अंदर डुबो दूं, अब आपको कहूं कॉइन कहां दिख रहा है, तो आप कहोगे कॉइन जहां है वहीं दिखेगा। कारण सुनिए, क्योंकि कॉइन भी पानी में है और आंखें भी। ये सारी नाटकबाजी हो क्यों रही है? क्योंकि कॉइन है पानी में, देखने वाला ऑब्जर्वर हवा में। ड्यू टू चेंज इन मीडियम ये ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है, आंखों का धोखा हो रहा है, इसलिए हमें कॉइन नहीं, कॉइन की इमेज दिखेगी। अगर आप पूरा बीकर के अंदर घुस जाओ, आपकी पूरी आंखें पानी में डूब जाएं, तो आपको जहां कॉइन है वहीं दिखेगा। अब किसी प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं हो। क्या बातें समझ में आती हैं? और अगर इस कॉइन की गहराई है डी, तो इस एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला आता है वो आता है डी बाय, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, 12th बोर्ड की आवश्यकता होती है, अभी हमें सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला डी बाय म्यू, स्नेल लॉ से निकाला जा सकता है। ये जो आंख है ये नॉर्मल के आसपास होनी चाहिए, और तभी हमारा टॉपिक कई किताबों में लिखा रहता है नॉर्मल व्यूइंग। नॉर्मल व्यूइंग का मतलब है आंख किसके आसपास है? नॉर्मल के आसपास होने से क्या होता है?
जो एंगल है वो बहुत छोटे हैं। ये सारा डेरिवेशन कौन सी रे के लिए किया जाता है? पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज कौन होती हैं? ऐसी रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है। तो जितने भी फॉर्मूले हमारे एनसीईआरटी में हैं, नीट में हैं, आईआईटी में हैं, वो सब किसके लिए डिराइव किए गए हैं? पैरेक्सियल रेज। आशीष सर, पैरेक्सियल रेज कौन होती हैं? ऐसी रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है। नोट करिए तसल्ली से। चित्र बनाकर फील करिए कि मुझे कॉइन वास्तव में वो बीकर के बॉटम पे था, पर दिख कहां रहा है? हल्का सा ऊपर, और यही कहलाता है एपरेंट डेप्थ। टॉपिक का नाम रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। नॉर्मल व्यूइंग का मतलब देखने वाला ऑब्जर्वर कहां है? नॉर्मल के आसपास। गुरुजी, नॉर्मल के आसपास होने से क्या होगा? जो एंगल है वो बहुत छोटे होंगे। आगे बढ़े। कोई अपन को एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा याद होना चाहिए। कॉइन डी पर है, दिखता कहां है? डी बाय म्यू पर। थोड़ा खेलिए। ये कॉइन है, ये कॉइन की इमेज है, ये येलो वाली रे का नाम इंसिडेंट रे है, व्हाइट वाले का नाम रिफ्रैक्टेड रे है। इतना सीखेंगे तो मजे आएंगे आपको। ये आंखों का धोखा क्यों हो रहा है? ये बोलिए। क्योंकि मीडियम का चेंज है। पूरा सेंटेंस बोलिए। कॉइन पानी में है, पर देखने वाला व्यक्ति हवा में है, इसलिए आंखों का धोखा हो रहा है, इसलिए ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है, इसलिए हमें कॉइन नहीं, कॉइन की इमेज दिखती है। फिर इसके साथ एक सेंटेंस बोलिए। अगर हम पूरे के पूरे बीकर के अंदर चले जाएं तो फिर हमें कॉइन ही दिखेगा, क्योंकि अब कॉइन भी पानी में है और हमारी आंखें भी पानी में है। अब किसी प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं होगा, तो अब हमें कॉइन दिखेगा। बताइए, क्या ये बात ओके है? जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए। बढ़ चलूं? चलो, अब आगे फटाफट आओ। अब तो दिमाग में सेट कर लो। कॉइन कितने पे था? डी पर। दिखता कहां है? डी बाई में। अच्छा, मजे की बात है। करूं नेक्स्ट करूं क्या? जल्दी आओ। अच्छा, यहां और लिखे हैं डायग्राम में। ऑब्जेक्ट बोले तो कॉइन कहां है? डेंसर में। ऑब्जर्वर बोले तो आंख, वो कहां है? रेरर में। इस डायग्राम के नीचे लिखें और फील करें। कॉइन पानी में है और देखने वाला व्यक्ति हवा में है। अब उल्टा करते हैं। ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां? हवा में। और ऑब्जर्वर को कहां ले जाते हैं? पानी में।
चेक करते हैं। करूं क्या नेक्स्ट? आइए, अब केवल डायग्राम से फील करिए, आपको मजा आ जाएगा और बाद में आप नोट करिएगा। एक बार केवल फील करें। देखिए, नाउ द ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम और जो हमारा ऑब्जर्वर है वो किसमें है? डेंस। अभी मैं सब याद आपको करा दूंगा, आप उसकी चिंता मत करिए। आप केवल पहले फील लीजिए। ये बीकर है। पहले बताइए कॉइन कहां था ईमानदारी से? बीकर के अंदर। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? बाहर हवा में, एच पर। और देखने वाला व्यक्ति कहां है? पानी। अब आप कहोगे अब तो सर कोई आंखों का धोखा होगा ही नहीं। अभी भी होगा। बेसिक क्या है वो आप समझिए। मीडियम का चेंज, ब्लैंक स्लाइड लगा दी ताकि थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। यार ये आप क्या पढ़ा रहे हो, ये धोखा क्यों हो रहा है? तो आपको इस सरल शब्द में बोलना आना चाहिए। सर हो क्या रहा है? ऑब्जेक्ट अलग मीडियम में है, देखने वाला व्यक्ति अलग मीडियम में। ये इस पूरे चैप्टर का, अगले 3 लेक्चर का एक बेसिक बात है। ऑब्जेक्ट कॉइन पानी में है, देखने वाला व्यक्ति हवा में है। उल्टा भी संभव है, ऑब्जेक्ट हवा में हो और देखने वाला व्यक्ति। सर ऐसा तो कभी नहीं होगा। होगा। मछली पानी में है और चिड़िया, तो मछली देख रही है किसको? चिड़िया को। तो मछली ऑब्जर्वर है और चिड़िया ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, ये देखिए। अब चिड़िया कहां दिखेगी? अभी बनाते हैं डायग्राम, आराम से आपको फील आएगी। चिड़िया पास दिखेगी या दूर दिखेगी? पता नहीं, अपन को नहीं पता। आप डायग्राम बनाइए, सब आएगा आंसर, देखते जाइएगा, बहुत मस्त। ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, टक टक टक। बताइए कौन सी रे? इंसिडेंट रे। काम बढ़िया करिए। फिर क्या खींचेंगे? नॉर्मल। ये देख नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। काम बढ़िया चल रहा है। अब बताइए अब क्या होगा? अब क्या होगा? रेरर से कहां जा रहे हो? डेंसर में। बंद कर दे दरवाजा। मैं सब समझ रहा हूं। चलिए अब बताइए, सीधी जाएगी या बेंड होगी? ये देखिए बेंड हो गई। नॉर्मल लॉन्ग जाएगी तो सीधी, ये बेंड। अब सही सेंटेंस बोलिए। इमेज आप बनाओगे या मैं बनाऊंगा? कोई भी नहीं, इमेज बनाएगा। रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ, रिफ्रैक्टेड रेस का कलर बताइए। ग्रीन। ग्रीन का इंटरसेक्शन क्या इधर हो सकता है क्या? ये तो फैल रही हैं। कहां होगा? पीछे। पीछे होगा। इनको बढ़ाइए। कितना भी गंदा डायग्राम बनाना, ये चिड़िया से और दूर जाके मिलेंगी। ये बनी इमेज। ये एच है और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है म्यू एच। ध्यान से देखना, कॉइन तो पास में दिख रहा है जबकि चिड़िया दूर दिखाई दे रही है। फिजिक्स दोनों में एक जैसी है, रिफ्रैक्शन। फिजिक्स दोनों में। खुद आप रे डायग्राम बना के फील करिए, इसकी इमेज पास नहीं दूर बन रही है, जबकि कॉइन के केस में इमेज पास बन रही थी। दोनों का आंसर एक ही है, रिफ्रैक्शन। दोनों का आंसर एक ही है, स्नेल लॉ। दोनों का आंसर एक ही है, ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा। पर आपको रिजल्ट याद होने, अगर कॉइन पानी में है तो उसकी एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है डी बाय म्यू, और चिड़िया अगर हवा में है तो उसकी हाइट कितनी है? म्यू एच। जरा सोच के बताइए, ये कौन? ऑब्जेक्ट। ये कौन? क्या बात ओके है? आराम से फील करिए, डायग्राम बनाइए। कोई रे डायग्राम बनाने नहीं है, पर आपको ये सारी चीजें बढ़िया याद होंगी तो मजा आएगा।
अब ऑब्जेक्ट बताइए कहाँ है, हवा में या पानी में? आंखें खोल के बताइए, ऑब्जेक्ट कहाँ है? हवा में। कॉपी नई बनाइए, नए नोट्स बनाइए, रोज पढ़िए घर जाकर, तब काम चलेगा भाइयों। भाई यहाँ से दिखाई दे रहा है बोर्ड? पक्की बात? थोड़ा उधर हो जाए ना, इसको वहाँ आराम से बैठे। तो ध्यान से देखना पड़ेगा, सूत्र याद करना पड़ेगा, तब जाके काम तगड़ा होगा। बढ़ूं आगे? जल्दी आओ। बार बार दिमाग में बैठाओ, आंखों का धोखा, ऑप्टिकल इल्यूजन क्यों हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन मीडियम। चिड़िया हवा में है, देखने वाला व्यक्ति पानी में है, उसको चिड़िया नहीं दिखेगी, चिड़िया की इमेज दिखेगी। पास में दिखेगी या दूर? आंसर है दूर दिखेगी, दूर दिखेगी, और वर्चुअल इमेज होगी। बिल्कुल सही बात। क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? यस, द बेस्ट एग्जांपल, प्लेन मिरर में जो हम रोज अपनी इमेज देखते हैं, वो कैसी है? वर्चुअल इमेज। जल्दी आए। करूं आगे? अच्छा, अब कर दूं? कौन है रे? जल ले आ दो। चलो, अब 3 डायग्राम बनाएंगे, सभी लोग देखेंगे। चलो समझना, तीनों डायग्राम बहुत काम के हैं। सभी लोग बोर्ड पे देखें। बीकर, बीकर में क्या भरा हुआ है? पानी का रंग ब्लू कर दो। अब क्या बोल सकते हैं बताओ? आज ब्लू है पानी, पानी बिल्कुल। ये देखिए, पानी ब्लू भर दिया है। बताइए डेप्थ कितनी? डी। यहां कौन? कॉइन। कॉइन कितने पर? डी पर। दिखेगा कहां? एकदम दिमाग में छप जाना। ये देखो डी बाय म्यू। देखने वाला व्यक्ति हवा में। एकदम डायग्राम के साथ याद हो। कॉइन की एक्चुअल गहराई, मैं आपसे पूछूंगा कॉइन की एक्चुअल डेप्थ लाला? डी। कॉइन की एपरेंट डेप्थ लाला? डी बाय म्यू। शिफ्ट कितना हुआ? अरे अरे गुप्ता जी, ये शिफ्ट क्या है? ये देखिए, ये शिफ्ट है। ये है कॉइन, और ये है कॉइन की, कहां हो गया? ऊपर। तो डी माइनस डी कॉमन, 1। ये एकदम अब सीधा रिजल्ट याद होना। जरूरी नहीं है कॉइन हो, जरूरी नहीं है कॉइन हो। भाई साहब मछली है, भाई साहब मछली है, और मछली है डी गहराई पर, मछली है डी गहराई पर। तो अपने तो एकदम रटा हुआ होना। कॉइन डी पर होता है तो दिखता कहां है?
उसी प्रकार मछली 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 डी पर होगी, पर दिखेगी कहां? डी बाय म्यू पर। बताइए देखने वाला कौन है? चिड़िया। चिड़िया किसको देख रही है? मछली को। ये मछली की क्या है? मछली की एक्चुअल गहराई, पर मछली की इमेज की गहराई। और चिड़िया मछली को देखेगी या मछली की इमेज को? इसलिए कहा जाता है चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में, चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में मछली को नहीं देखा, मछली की इमेज को देखा है, क्योंकि चिड़िया हवा में है और मछली, तो उसने कभी मछली को देखा ही नहीं, उसने मछली की किसको देखा? इमेज को। और देखिए जरूरी नहीं है एक लिक्विड भरा हो भाई साहब, 2 लिक्विड आ जाएं तो, एक D1 गहराई तक और एक D2 गहराई तक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपसे पूछा जाए, अब बताइए एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। तो टेंशन मत लीजिए, एक लिक्विड होता था तो D बाय म्यू, 2 लिक्विड होंगे तो D1 बाय μ1 प्लस। बताइए क्या तीनों रिजल्ट एक जैसे हैं क्या? एकदम दिमाग में बैठाइए। कॉइन डी पर है, दिखता कहां है? मछली डी पर है, दिखती कहां है? ये एक लिक्विड है, 2 लिक्विड हो तो D1 बाय μ1 प्लस D2 बाय। अच्छा इसकी एक्चुअल डेप्थ तो बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं एक्चुअल डेप्थ, D1 प्लस, क्या बात सही है? ये कौन है? फिश। और ये कौन है? फिश की इमेज। ये ध्यान से देखिए, ये कॉइन और ये कॉइन की इमेज। तीनों डायग्राम बना लीजिए, तीनों काम के हैं, तीनों परीक्षा के प्रश्न हैं। इसमें इसमें एक्चुअल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को घटा दो तो क्या बन जाएगी? शिफ्ट। शिफ्ट का फॉर्मूला यही होता है, एक्चुअल में से किसको घटा दो? एपरेंट। हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये भगवान ने उसको ताकत दी है कि जिसका जो उसका अप्रोक्सीमेशन होता है वो मछली के हिसाब से नहीं करता, मछली की जो उसका हिट होता है, दिख तो क्या रही है उसको मछली की इमेज, पर जो उसकी कैलकुलेशन है दिमाग में वो किससे चल रही है? मछली। पर फिजिक्स ये कहती है कि चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में, चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में मछली को नहीं देखा, मछली की इमेज को देखा है। कारण क्या है इसका? कारण क्या है? कारण क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन। कारण क्या है? आंखों का धोखा। कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। कॉइन नहीं दिखेगा, कॉइन की इमेज दिखेगी। मछली नहीं दिखेगी, मछली की इमेज दिखेगी। अच्छा 2 लिक्विड भरे हुए तो भी ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। पूरा चित्र बनाना, पूरा चित्र बनाना अच्छे से, आधा अधूरा बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। संडे पढ़ाई करेंगे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना अपना मन होगा उतना। बस ये है कि पढ़ाई करनी है, अब अपन को कमर कसनी है, बस मुद्दा ये है। और नवंबर दिसंबर में जागने से बढ़िया है अभी जब जब समय मिलता जाए तब तब पढ़ते जाएं कि सर खूब पढ़ाई कर ली, खूब अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए,
अच्छी तरीके से। अभी जितना सिलेबस 2, ढाई, 3 महीने में अपन खींच लोगे, क्योंकि अभी प्रेशर मिनिमम होता है। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खींच सकते हैं। 4-5 महीने में खूब सारा सिलेबस करके रख लें, अच्छी बात है। रिवीजन का मौका खूब मिलेगा। अभी क्लासेस कम है, तो जो याद करने वाले चैप्टर हैं उनको निपटाओ। कुछ चैप्टर केमिस्ट्री में है, कुछ चैप्टर बायो में है, जो आपको सिर्फ समझे हुए हैं, याद करने हैं, उनको अभी-अभी खूब खींच के रख लो। थोड़ा प्लानिंग से। अक्टूबर में जाकर प्लान करने का क्या फायदा? अभी पूरे आपके पास 11 साढ़े 11 महीने हैं। थोड़ा-सा चीज़ों को समझो कि यार अभी याद करने वाले चैप्टर हैं, बॉटनी के, जूलॉजी के, जो भी आपको लगते हैं, यार अभी क्लासेस कम चल रही हैं, शाम को फ्री हैं, 5-5 घंटे पढ़कर चीज़ों को फटाफट कवर करके रख लेते हैं, बढ़िया रहेगा। सेमीकंडक्टर हुआ, यार समझा हुआ है, खूब बार पढ़ लिया सर से, सेमीकंडक्टर तैयार कर लिया, छोटा चैप्टर है। ईएमडब्ल्यू छोटा चैप्टर है। तो ये मेहनत की बात है, प्लानिंग की बात है कि अभी अपन पढ़ के रख लेंगे, टारगेट बनाएं कि यार अपना सिलेबस समय पर बहुत जल्दी खत्म हो जाए, तो यार मजा आ जाएगा। 2.5 महीने 3 महीने खूब सारी क्या करेंगे, प्रैक्टिस। आगे बढ़ें क्या? सभी अपने मोबाइल में टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लें। सबके पास टेलीग्राम चैनल होना चाहिए, जिसमें वहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां सब चलती रहेगी। टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि अपन वहां पे क्वेश्चंस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। चैनल का नाम अभी बता देता हूं, सिंप्लीफाइड फिजिक्स विथ एजी सर। 4-5 फर्जी चैनल भी हैं, देखकर ज्वाइन करिएगा, बहुत बना रखे हैं। तो अच्छा, अगर 2 लिक्विड हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d1/μ1 प्लस d2 बाय, ठीक है। चलिए एक चित्र और बनेगा, जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ। जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ है, आज 3rd क्लास के बाद जाके रिसेप्शन पे जाके थंब इम्प्रेशन करवा लीजिए। अटेंडेंस थंब से होगी, आई कार्ड से नहीं होगी। आई कार्ड से इसलिए नहीं करते ताकि आप 4 बच्चों का आई कार्ड रख के ले आओगे और सबकी अटेंडेंस लगा दोगे। अभी अपन थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर रहे हैं, डिसिप्लिन पे ज्यादा चलेंगे। 5-6 दिन बाद अगर आपने क्लास में मोबाइल निकाल लिया, सीधा 7 दिन के लिए बाहर, कोई सुनवाई नहीं। अभी अपन को माहौल बदलना है, जो दूसरे कर रहे हैं वही अपन करेंगे, फिर अपन को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? मोबाइल नहीं मतलब नहीं है, बीच में जब ब्रेक होगा तब आप 10 मिनट देख लो, और क्लास के दौरान मोबाइल चलेगा नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। बीच में से परमिशन नहीं है कि सर 2 क्लास पढ़ी, आज सर मन नहीं हो रहा, सर घर जाऊंगा। सर बायो तो आती है, सर घर जाऊंगा ना। 4 क्लास पढ़नी है मतलब पढ़नी है, तभी काम होगा भाई। अपन ने जो गलतियां पहले करी हैं वही वापस रिपीट करेंगे तो नहीं होगा। दिमाग में सीधा बैठा लीजिए, मेडिकल इमरजेंसी वो अलग बात है, पर सुबह आ गए, 4 क्लास पूरी पढ़ के जानी है। ये अपन धीरे धीरे, थोड़ा सा आपको अभी पेन होगा 10 दिन 20 दिन, ये सर आप क्या कर रहे हो, सर ये क्या कर रहे हो, सर मोबाइल बंद कर दिया, तो 1.5-2 महीने बाद आपको सुधार महसूस होगा। यार अपन दूसरों से अलग हो रहे हैं, अपन को चीजें समझ में आ रही हैं, अपन के सवाल बन रहे हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन पे खेलेंगे, इसलिए अपना सिस्टम शुरू किया है। जितना पैसा वहां मिल रहा था उतना 5 साल में भी नहीं मिलेगा। इतना पैसा वहां मिल रहा था अनअकैडमी में, और फिर भी अपना सेंटर क्यों खोला कि नहीं यार डिसिप्लिन पे करना है, सिलेक्शन रेशियो बढ़ाना है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना है। वहां नहीं कर सकते थे, अपने इंस्टीट्यूट में तो मोबाइल पकड़ा दिया एक घुमा के, कोई कहने वाला नहीं है ना, अपन नहीं जवाब कहने वाला कोई नहीं ना भाई, सीधा बाहर 7 दिन का रिफंड ले जा, पैसा ले जा। बच्चा नहीं सर अब बिल्कुल नहीं निकाल लूंगा, वहां तो बेटा बेटा बेटा, यहाँ नहीं है ना, रवाना, सीधा खत्म, बिल्कुल ऑन द स्पॉट डिसीजन, कोई सुनवाई नहीं, कोई डेट नहीं, ऑन द स्पॉट
डिसीजन। इससे आपको 5 दिन 10 दिन खराब लगेगा, पर जब धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ यार, कोई गाने नहीं चल रहे, शायरियां नहीं चल रही, चुटकुले नहीं चल रहे, यार क्लास का माहौल कितना बढ़िया हो रहा है यार, पढ़ाई की बातें, मॉड्यूल, डीपीपी, अच्छे क्वेश्चन, नोट्स बन रहे हैं, एनसीईआरटी चल रही है, आप खुद महसूस करोगे नहीं यार, चीजें बहुत अच्छे लेवल पर चल रही है। इसमें जितना हम कठोर होंगे उतना आप भी अगर सपोर्ट करोगे तो चीजें और बढ़िया हो जाएगी। क्लियर है बात? थोड़ा सा इस बात को समझिए। लास्ट चित्र से डायग्राम खत्म कर रहा हूं। अब इसमें चिड़िया मछली दोनों बना रहा हूं। अब ध्यान से देखना, ये है मछली, ये है चिड़िया। प्लीज थोड़ा सा डायग्राम ध्यान से देखना, नहीं तो गड़बड़ होगा। ध्यान से देखना, ये कौन है? चिड़िया, बोले तो बर्ड। ये कौन है? फिश। प्लीज बोर्ड पे देखना, बाद में बनाना। चिड़िया की एक्चुअल हाइट h, एक्चुअल हाइट h, फिश की डेप्थ d। सिंबल भी मैंने जानबूझ के वैसे लिखे हैं, हाइट h होती है, डेप्थ d होती है। अब देखना मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप मेरा सपोर्ट करना। चिड़िया मछली को देखेगी? नहीं, मछली की इमेज। अब बताइए, मछली की इमेज क्या यहां बना दूं? सर ये डॉट डॉट से क्यों बना रहे हो? इमेज है। अब बताइए, ये वाली दूरी डी बाय ये फिश है, जबकि ये फिश की इमेज। और उसी तरह से फिश को चिड़िया नहीं, चिड़िया की इमेज दिखेगी। और बताओ कितने पे दिखेगी? h या म्यू h? h या म्यू h? ये पूरा चित्र अगर आपके दिमाग में सेट है, आपको प्रश्न करने में मजा आएगा। आराम से देखिए, मैं फिर बताता हूं। ये है चिड़िया, ये है फिश। ये चिड़िया की इमेज है और ये फिश की। इसलिए देखो मैंने इसको किससे बनाया है? डॉट डॉट से, ताकि आपको फील आ जाए। चिड़िया की एक्चुअल हाइट दिखेगी कहां? मछली की एक्चुअल डेप्थ दिखेगी कहां? क्या बिल्कुल बात ओके है? ये फाइनल डायग्राम है जो आपको याद होना चाहिए। ये बना लीजिए। इसे बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ये आपको एकदम शानदार याद होना चाहिए। और वो सेंटेंस तो बहुत बढ़िया है, जब ब्रेक होगा 10 मिनट और जब पानी पीने के लिए बाहर जा रहे होंगे लॉबी में, तो ये सेंटेंस जरूर बोलिएगा। चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में, चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में मछली को नहीं देखा, मछली की इमेज को देखा। और उल्टा भी सच है, उल्टा भी सच है। जब मछली आंख उठा के ऊपर देखती है तो उसको चिड़िया नहीं दिखी होगी, चिड़िया की इमेज दिखी होगी। क्या ये बात सच है क्या? तो भैया आज सभी लोग एक तो मॉड्यूल नीचे से रिसीव कर लें, ताकि हम कल से नेक्स्ट क्लास से मॉड्यूल का होमवर्क दे सकेंगे। दूसरी बात, जिन्होंने कॉपी नहीं बनाई है नई कॉपी बना लें, ठीक बात है। तीसरी बात, थंब इम्प्रेशन जिन्होंने नहीं दिया है वो अपना थंब इम्प्रेशन दे दें। ये सारी चीजें 4-5 दिन में पूरी कर लें, ठीक है। फिर अब आपको आई कार्ड भी इश्यू हो जाएगा। ये सारी चीजें 4-5 दिन में कर लें, ताकि हम एक वीक में पूरा सेट हो जाएं सिस्टम के साथ। मॉड्यूल आ गए, मटेरियल मिल गया, आई कार्ड मिल गया, बैग आ गया, छाता आ गया, सब चीजें फटाफट सेट कर लें, ताकि फिर हम पूरा फोकस किस पे कर सकें? पढ़ाई पर। जिसको यूनिफॉर्म नहीं मिली वो यूनिफॉर्म ले ले। ये सारा काम 3-4 दिन में निपटा लो और एकदम सिस्टम के साथ, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ो। ठीक बात? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।